दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वह भाषाई विवाद है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी कोई विवाद होता है। जी हाँ, भारत में ये एक गंभीर प्रश्न है। अगर आप मेरी भाषा नहीं बोलते हैं और अगर मैं आपकी भाषा नहीं समझ पाता हूँ तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे को समझे, हम एक दूसरे से लड़ते भी हैं और इतना गंभीर रूप से लड़ते हैं कि कई बार हम एक दूसरे के परिवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, घरों को जला देते हैं और बस्तियां तक जला डालते हैं। इन पे हमने कई सरकारों को लूटते और नई सरकारों को बनते हुए देखा है। ताजा विवाद तमिलनाडु से उठा। एक नेताजी हैं, मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। उनका कहना यह है कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए ऐसे मुद्दों को खोजा जा रहा है जिससे समाज को फिर से लड़ाया जा सके। ये तमाम उन नेताओं की आदत है जो करते कुछ नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और अब चूंकि कहने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे मुद्दों को खोजकर जनता को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से ये बातें नहीं की जा रही थी। संभवतः उन्हें याद भी नहीं होगा। उनके पुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने एक दिन कहा था कि सनातन धर्म एक कोड है और इसे समाप्त कर देना चाहिए। उस दिन भी उन्हें भाषा को लेकर कोई समस्या नहीं थी। आइए पहले समझते हैं ये समस्या है क्या। 1947 में ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी जी ने हिंदी को अनिवार्य करने की बात कही थी। बहुत गंभीर प्रश्न था और उतना ही गंभीर उसका रिटेलिएशन हुआ। पेरियार और दूसरे नेताओं ने उसका जबरदस्त विरोध किया और इस विरोध के चलते इसको वापस लेना पड़ा। करीब 2 साल आपस में दंगे भड़कते रहे, आगजनी और लूटमार होती रही और 1940 में यह आदेश वापस लेना पड़ा। 1950 में एक बार फिर यह प्रयास किया गया कि हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिले और अंग्रेजी को अंतरिम रूप से संपर्क भाषा 15 साल के लिए बना दिया जाए। फिर यह विवाद चालू हुआ और यह विवाद तब तक चलता रहा जब तक इस आदेश को न केवल वापस ले लिया गया, सिर्फ अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा बने रहने दिया गया। जब जब हिंदी की बात चलती है तो उस क्षेत्र में इतना अधिक विरोध होता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उनके नेता हमेशा उन्हें यह कहने का प्रयास करते हैं कि यह भाषा जबरदस्ती हम पर थोपी जा रही है और इससे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ये कैसे होगा, इसके उनके अपने तर्क हैं जो कि निश्चय ही सही भी होंगे, इसीलिए जनता उनके पीछे खड़ी रहती है। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक बार फिर यह प्रयास किया कि हिंदी को वहां पर किसी तरह से लोगों के बीच में लाया जाए। फिर वही हुआ, विरोध उसी तरह चलता रहा। द्रविड़ मुनेत्र कशगम जो डीएमके है, जिससे स्टालिन आते हैं, उस पार्टी ने हमेशा की तरह एक कड़ा विरोध जताया। दंगे और लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हुआ और सरकार को फिर वहां से वापस आना पड़ा। जब भी हिंदी के संबंध में वहां कोई बात होती है तो नेताओं को एक नया मुद्दा मिल जाता है और कोई नहीं चाहता कि यह विवाद आगे बढ़े। अब समझना यह है कि क्या भाषा से किसी संस्कृति को नष्ट किया जाता है या किया जा सकता है, खासकर तब जब वह भारतीय भाषा हो। 22 भाषाएं हैं मुख्य रूप से, जिनको अलग अलग राज्यों में बोला जाता है। हम बंगाल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र और तमाम ऐसे राज्यों की बात करें जहां पर अपनी भाषाएं हैं, वहां हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है, तो क्या वहां की संस्कृति नष्ट हो गई है या किसी प्रकार हिंदी भाषियों ने जाकर
वहां ऐसे कुछ कार्य कर दिए जिससे कि उनकी संस्कृति के ऊपर कोई हमला हो गया, यह समझने वाली बात है। दक्षिण की अगर बात करें तो मलयालम जो केरल में बोली जाती है, या कन्नड़ जो कर्नाटका में बोली जाती है, या उड़िया भाषा से उस प्रकार का विरोध नहीं होता। तो क्या ये लोग अपनी संस्कृति के लिए सजग नहीं है? यह भी समझा जाना चाहिए कि भाषा सरकार क्यों पढ़ाना चाहती है। पर इसके पहले कि हम ये समझ लें कि आज का विवाद कितना प्रासंगिक है। नई शिक्षा नीति में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जानी जाती है, यह कहा गया है कि 3 भाषाएं हर राज्य को पढ़ानी है। ये 3 भाषाओं में हिंदी हो या ना हो, यह उस राज्य को तय करना है। कोई आवश्यक नहीं है कि हिंदी हो। और 3 भाषाएं पढ़ाने के पीछे उद्देश्य यह है कि जितने अधिक भाषाएं छात्र जानेंगे, उनको विश्व में नौकरी, रोजगार और संपर्क करने में आसानी होगी। इसके पीछे यह उद्देश्य कभी नहीं होता कि वे अपने क्षेत्र को छोड़ दें या अपनी संस्कृति को छोड़ दें। बात यही है कि अगर हिंदी बोलने वाले छात्र ने कभी अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं होती, तो क्या वह विश्व पटल पर जाकर उस प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता था? वहीं यह भी देखा जाना प्रासंगिक है कि जिन राज्यों का नाम मैंने पूर्व में लिया, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, उड़िया, बंगाली, कोई भी ऐसा राज्य है ये कहेगा कि हिंदी को पढ़ने से उनके रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। भारत में करीब 50% क्षेत्रों में न केवल हिंदी बोली जाती है, बल्कि उसको जानने वालों को अपना कार्य करने में आसानी होती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते ही हैं। तमिलनाडु में आज एक बड़ी समस्या यह भी है कि कई लोगों ने अपने बोर्ड हिंदी में भी लिखवा लिए हैं। ऐसा नहीं है कि तमिल उस पर नहीं लिखी है, तमिल और अंग्रेजी पहले लिखी जाती थी, अब उसमें हिंदी भी लिखवा ली गई है। और राज्य को इसका कड़ा विरोध करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वही संस्कृति पर हमला हो रहा है। उन्होंने हिंदी इसलिए लिखवाई कि हिंदी पर्यटक वहां जाते हैं, वहां पर कई ऐसे सनातन धर्म के मंदिर हैं जो बहुत अधिक पूजे जाते हैं, और वहां पर हिंदी पर्यटक जाते हैं। कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं होती साउथ की जो हिंदी में रिलीज ना होती हो, या उसको हिंदी में डब करके ना विस्तारित किया जाता हो। कोई ऐसी कंपनी भी नहीं होगी बड़ी जो साउथ की है या तमिलनाडु की है और वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में कार्य नहीं करती होगी, और इसके लिए हिंदी आना अनिवार्य है। और अगर उसके लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को रखना होगा। इतनी आसान सी बात है कि अगर आपने हिंदी पढ़ाई तो आप उसका इस्तेमाल हिंदी के क्षेत्रों में कर सकते हैं। यही अन्य भाषाओं के साथ है। इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको यह कहा भी, ये तंज भी कसा कि क्यों नहीं आप डॉक्टरी और इंजीनियरिंग भी तमिल भाषा में ही रख लेते। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरी भाषाओं को पढ़ाएं, और कोई आपसे यह अनिवार्यता के लिए कह भी नहीं रहा। फिर विवाद किस बात का है? विवाद सिर्फ इतना है कि हम अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार आपसी वैमनस्य को बढ़ाएं और जीतना हमें चुनाव है। एक और समस्या है जो यहाँ के युवाओं को समझना चाहिए। अगर उन्होंने दूसरी भाषाओं को पढ़ा नहीं तो वे सरकारी नौकरियों के लिए भी अपात्र हो जाएंगे। मान लीजिए उन्हें हिंदी नहीं आती, तो वे हिंदी में यूपीएससी या उन राज्य सरकारों में तमाम ऐसे पद जिन पर वो नौकरी कर सकते थे, जिसकी शैक्षणिक अर्हता उनके पास है, पर चूंकि उन्हें वहां की भाषा नहीं आती तो वे वहां पर कंपटीशन में आएंगे ही नहीं। अब अकेला तमिलनाडु कितनी राजकीय और दूसरे रोजगार उत्पन्न कर रहा है, यह तो उन्हें ही समझना होगा। और इस प्रकार की मूर्खता एक राज्य सरकार कैसे कर सकती है? आज कौशल को बढ़ाने का काम हर क्षेत्र में किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र में भाषा भी एक कौशल है। आप
आप इसमें अधिक से अधिक भाषाएं सिखाकर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। समस्या यह भी है कि अगर किसी प्रकार से इस निर्णय का विरोध किया जाए तो उस विरोध को फिर वह इस्तेमाल वैमनस्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। जितने गंभीर रूप से तर्क रखे जाते हैं, उस तर्क में जरा सी भी उत्तेजना होगी तो फिर उसका इस्तेमाल उन लोगों को दिखाकर किया जाएगा कि देखिए ये कितना गंभीर विरोध है और ये आपके खिलाफ खड़े हैं। अब जनता को यह सोचना है कि वे इस प्रकार के व्यर्थ के विवादों में पड़े या अपने भविष्य और अपने रोजगार के बारे में सोचे। कई मनोवैज्ञानिकों ने भी ये बात कही कि ऐसे लोग जो बहुभाषीय होते हैं वे सामान्य लोगों से बहुत बेहतर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनकी तर्क क्षमता भी बेहतर होती है। मैं स्वयं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मुंबई में रहते हुए मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी ये सारी भाषाएं बोल लेते हैं और थोड़ी थोड़ी वो भाषाएं जिसमें वो काम भी करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको जर्मन, फ्रेंच और दूसरी अन्य भाषाएं भी आती हैं। तो क्या उन लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया? बल्कि वे अपनी संस्कृति को वहां पर बढ़ाते ही हैं। मैं आप सभी लोगों से यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के व्यर्थ के विवादों में न पड़कर अपने बच्चों को अधिक से अधिक उन भाषाओं को पढ़ाएं जहां पर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। बार बार सभी से यह निवेदन किया जाता है कि वे उन भाषाओं को अवश्य पढ़ाएं जो उनको भारत को एकजुट रखने में मदद करती है। और अगर उसमें हिंदी भी लगता है तो हिंदी भी पढ़ाएं। यह अनिवार्यता नहीं है, यह विकल्प है। इस बात को आप गांठ मान लें कि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति आपको हिंदी पढ़ने, बोलने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर रहा है। और अगर कोई नेता आपको यह समझाता है कि आज ये बाध्य कर रहा है तो कल आपको ये हिंदी भाषी बन जाने के लिए बाध्य करेगा, तो आप मान के चले कि आपको ठगा जा रहा है। आइए हमारे देश में इस प्रकार के किसी भी वैमनस्य को बढ़ाने वाली घटना का हम विरोध करें और भारत को आगे सही दिशा में ले चलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।